हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट। ये भी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है। इसके पहले मैं दो एप्लीकेशंस इसके डिस्कस कर चुका हूं। तो जो प्लेन शीट है उसके रिस्पेक्ट में पी पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है, जहां पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो ये जो प्लेन शीट है ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है। मतलब ये जो प्लेन शीट है ये बहुत लार्ज है, बहुत बड़ी है। इस पी पॉइंट जो हमने स्मॉल आर डिस्टेंस कंसीडर किया हुआ है, इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये जो शीट है बहुत 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 ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो यहां पे हम कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट हमने यहां पे, इनफाइनाइट क्यों बोला जा रहा है, फिर से मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट पी हमने कंसीडर किया हुआ है स्मॉल डिस्टेंस आर पे, इस स्मॉल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो ये शीट है, प्लेन शीट है, जिसके ऊपर चार्जेस पूरे सरफेस के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ी है इसके रिस्पेक्ट में। इसलिए इसको इनफाइनाइट प्लेन शीट कहा जा रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के सरफेस के ऊपर। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये जो हमारा सिग्मा है इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में जितनी चार्जेस आपकी होगी, जितनी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वही हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा। ठीक है, तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा इस पॉइंट पी के थ्रू, इस पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में। और उस गॉसियन सरफेस कंसीडर करने के बाद उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखते हुए फिर हमें क्या करना होगा, गॉस लॉ लगा करके फिर उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले गॉसियन सरफेस इसके ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं इस पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में। आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से। और शीट के इस साइड में भी आप सिलेंड्रिकल है, तो शीट के इस साइड में भी आप कंसीडर करिए। तो यहां से शीट के इस साइड में अगर हम देखें तो इस तरीके से आप ये कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर? और इसको थोड़ा मैं डॉटेड बना देता हूं इस तरीके से, ताकि समझ में आए कि पूरे शीट में इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। तो अब ये जो हमारा सरफेस है, आप देखिए, चाहे इधर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, चाहे पॉजिटिव चार्ज के इधर शीट के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए। अगर यहां से इधर की बात करें, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है, तो पूरे इस गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो यहां से यहां देखिए, चाहे यहां से यहां देखिए, आपका जो डिस्टेंस ये r है और ये भी r होगा। अगर यहां पे, अगर इसको हम क्या करें, ये पूरा क्लोज सरफेस है, क्लोज गॉसियन सरफेस है, तो इसको हम एक काम करते हैं, 3 पार्ट में इसको सेपरेट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये कंसीडर कर लेते हैं, सेकंड पार्ट ये कंसीडर कर लेते हैं, थर्ड पार्ट ये कर्व सरफेस एरिया ये कंसीडर कर लेते हैं। तो जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, यहां पे आप देखिए, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हमेशा आउटवर्ड्स होता है। चाहे इस डायरेक्शन में बात करें, चाहे इस वाले सरफेस के बारे में बात करें। तो अगर यहां देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड्स होगा। और हम जानते हैं कि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा। तो जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, जिसको हम एन कैप कहेंगे। इन द सेम वे इधर भी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आउटसाइड होगा, ई, और जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होता है। तो यहां पे आपका एन कैप हो जाएगा, एरिया वेक्टर। क्लियर? अब थर्ड सरफेस की अगर बात करें, कर्व सरफेस एरिया जो हमारी है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा और एरिया वेक्टर किधर होगा। तो एरिया वेक्टर हमेशा यहां पे, अगर हम डीएस सरफेस एलिमेंट अगर कंसीडर कर लेते हैं डीएस, तो यहां पे जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होता है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम जानते ही है, इस साइड में जा रहा है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इधर हो जाएगा, मींस यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी। यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर बात किया जाए फर्स्ट सरफेस पे, तो दोनों के बीच दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू इस सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, बट इस सरफेस के लिए जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी। आप किसी भी कर्व सरफेस पे देखिए, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, कहीं पे भी डीएस एलिमेंट कंसीडर कीजिए, डीएस एलिमेंट कंसीडर कर लिए, और यहां से जो एरिया वेक्टर होती है परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होती है, तो ये एन कैप हो जाएगा। और पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इस साइड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा ई, ऐसे। तो अगेन दोनों के बीच में जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो चाहे यहां कंसीडर कर लीजिए, चाहे यहां कंसीडर कर लीजिए, कर्व सरफेस के लिए आपकी जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री ही होगी। ठीक है, तो जो हमारा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ है, जो गॉस लॉ बोला है ना, गॉस लॉ का एप्लीकेशन, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। तो यहां पे हम ये क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, मतलब ये पूरी जो गॉसियन क्लोज सरफेस, जो क्लोज गॉसियन सरफेस है उसकी बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे हमने 3 पार्ट में सेपरेट कर दिया, 1 2 3। तो यहाँ पे जो क्लोज सरफेस है इसको हम यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि हम अलग अलग कैलकुलेट करना चाहेंगे यहाँ से, है ना। तो अलग अलग कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो क्यू इन की बात हो रही है, मतलब कि जो चार्ज इसके ऊपर शीट के ऊपर है वो गॉसियन सरफेस में कितनी चार्ज आपकी इंक्लोज हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरीके से हम यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे जो चार्जेस हैं, कुछ चार्जेस यहां भी होंगे। तो ये जो आपके गॉसियन सरफेस जो यहां पे बन रहा है इस तरीके से, इसके अंदर जो चार्जेस है क्यू इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितने चार्जेस आपके आ रहे हैं। तो अगर यहां से यही आपका क्यू इन है, यही आपका क्या है, क्यू इन है। तो अब क्यू इन निकालना है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, क्यू इज सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो ये इसी फॉर्मूले से कह दीजिए, इसी फॉर्मूले से भी आप कह सकते हैं। तो ये सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, वही आपका क्यू इन होगा। तो यहां पे अगर हम इसको लिखे सेपरेट करके, तो कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट पहले सरफेस के बारे में बात करेंगे। पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, और ये तीसरा सरफेस है। तो जब हम पहले सरफेस के बारे में बात करें अगर, तो ई डॉट डीएस कॉस थीटा, तो पहले सब थीटा की वैल्यू कितनी है पहले सरफेस के लिए, 0 डिग्री है, 0 डिग्री प्लस दूसरे सरफेस की अगर हम बात करें तो ई डॉट डीएस कॉस, क्योंकि जो वेक्टर है ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर जब ये टूटता है तो कॉस थीटा आता है, इसीलिए ई डॉट डीएस कॉस थीटा आ रहा है। तो ई डॉट डीएस कॉस थीटा, इस थीटा की वैल्यू भी क्या है आपकी, 0 डिग्री है, प्लस थर्ड सरफेस अगर देखा जाए तो ये कर्व सरफेस है, और इसमें थीटा की वैल्यू क्या है, 90 है। तो ई डॉट डीएस कॉस 90, मैं यहां पे लिखता हूं ई डॉट डीएस कॉस 90 और इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो ये जो है ये cos 0 1 हो जाएगा, लेकिन cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। क्या बचेगा हमारे पास, फर्स्ट सरफेस E डॉट डीएस, सेकेंड सरफेस E डॉट डीएस इज इक्वल टू ये वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या बचेगा, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहां पे एक चीज ध्यान देने लायक ये है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा स्मॉल आर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर का डिस्टेंस है, उसके बाद हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो है जो भी है ना, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने डिस्टेंस यहां से भी स्मॉल आर का डिस्टेंस, यहां से भी स्मॉल आर का डिस्टेंस, तो प्रत्येक पॉइंट पे यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, चाहे ये पॉइंट ले लीजिए, चाहे ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, सब जो है स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हर जगह एक बराबर होगी, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप बात कर लीजिए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी, हर जगह बराबर होगी। तो ई को हम बाहर कर सकते हैं, तो ई को हम यहां से बाहर निकालते हैं, तो ई ds प्लस ई ds और इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब यहां पे थोड़ा सा एक चीज देखिए
ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या बता रहा है? डीएस का मतलब जो भी सरफेस एलिमेंट आपके पास है उसका इंटीग्रेशन, मतलब डीएस 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 डीएस, मतलब पूरे डीएस के बारे में बात हो रहा है ना। अगर हम इसको हम पूरे एरिया ए कह दें, इसको हम पूरा एरिया, इसको ए कह दें, पूरा एरिया ए कह दें, तो अगर यहाँ पे डीएस एलिमेंट डीएस 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 डीएस, अगर पूरे एलिमेंट को जितना भी डीएस एलिमेंट है सबको एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो पूरे होल एरिया को ही बताएगा ना, चाहे ये होल एरिया को बताए, चाहे ये होल एरिया को बताए, चाहे ये होल एरिया को बताए, है ना। तो जो भी डीएस हमारा एलिमेंट है, तो डीएस डीएस डीएस, जब सारे डीएस को जोड़ा जाएगा तो एक पूरे होल एरिया को रिप्रेजेंट करने लगेगा वो। क्लियर? तो यहाँ पे ये पूरा, ये देखिए पूरे होल एरिया को इस तरीके से आप ऐसे देख सकते हैं, बताएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हम E और ये पूरे इंटीग्रेशन ऑफ डीएस को ए कह सकते हैं, प्लस E, उस पूरे इंटीग्रेशन ऑफ डीएस को हम ए कह सकते हैं बराबर। अब क्यूइंग की वैल्यू हम यहां से निकाले थे, क्या था? सिग्मा इंटू ए। यहाँ पे सिग्मा इंटू ए लिखेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से कट जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो E की वैल्यू है 2 को नीचे भेज दीजिए, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एट पॉइंट P, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे। क्लियर? तो एक चीज यहाँ पे नोट डाउन करने लायक है, एक चीज यहाँ पे समझने लायक है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्मॉल r डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। ध्यान दीजिए यहाँ पे इस रिलेशन में स्मॉल r आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, तो स्मॉल r पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस किसी भी डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो, सब जगह प्लेन शीट के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हर जगह कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ से हम क्या कैसे दिखा सकते हैं? ई और आर के रिस्पेक्ट में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ कर्व ड्रॉ करें, तो कैसा लाइन ड्रॉ होगा ग्राफ में? क्योंकि आर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, हर जगह जो है यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका यहाँ पे ग्राफ जो कर्व जो लाइन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। क्लियर? तो ये है आपका गॉस एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। उम्मीद करूंगा कि क्लास समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। आप लोगों को ऐसी वीडियोस पढ़ने के लिए, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का क्लास समझ में आया होगा तो थैंक यू सो मच।